मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र कुमार है। मैं राजकीय कन्या महाविद्यालय में सहायक आचार्य अर्थशास्त्र के पद पर कार्यरत हूँ। आज वो हमारा विषय है वो है राष्ट्रीय आय। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 8 अवधारणाओं का अध्ययन किया। जिन्हें भी उन 8 अवधारणाओं का अध्ययन करना है वो मेरा पहला वाला लेक्चर देखे। यूट्यूब लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। अब हम निजी आय से शुरुआत करते हैं। निजी आय, प्राइवेट इनकम। निजी आय से अभिप्राय उस आय से होता है जो निजी क्षेत्र के लोगों को किसी भी स्रोत से प्राप्त होती है। यह बात हो रही निजी क्षेत्र की, निजी आय की। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र को मिलने वाली सभी आय भुगतान, वेतन, मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ, मिश्रित आय आदि गैर आय भुगतान जिसमें हस्तांतरण भुगतान आते हैं तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय भी शामिल होते हैं। ये सभी चीजें निजी आय के अंतर्गत आती है। निजी आय को हम सूत्र के रूप में देख रहे हैं। निजी आय में निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय, विदेशों से शुद्ध साधन आय। साधन आय क्या होती है हमने पहले वीडियो में देख लिया है। सरकार से चालू हस्तांतरण, सरकार को जो भी हस्तांतरण किए जाते हैं वो करंट जो भी ट्रांसफर पेमेंट होंगे वो शेष विश्व से चालू हस्तांतरण और राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, ये सब चीजें इसमें शामिल होती है निजी आय में। नेक्स्ट है 10वां कंसेप्ट, व्यक्तिगत या व्यक्तिक आय। व्यक्तिगत आय और निजी आय दोनों में अंतर है, उस अंतर को यहाँ देखते हैं हम। व्यक्तिगत आय से आशय उस आय से है जो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में, एक वर्ष की बात कर रहे हैं, एक वर्ष की अवधि में व्यक्तियों अथवा परिवारों द्वारा वास्तविक रूप से प्राप्त होती है। क्योंकि निजी आय में कुछ राशि ऐसी होती है जो उनको निजी तो होती है परंतु वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं होती है, तो वो चीजें निजी आय में शामिल है परंतु व्यक्तिगत आय में वो चीजें शामिल नहीं होती। तो क्या है उसका हम समझ लेते हैं। व्यक्तिगत आय सदैव राष्ट्रीय आय से कम रहती है क्योंकि उत्पादन के साधनों द्वारा जितनी आय निर्मित की जाती है वे उन्हें समस्त उपलब्ध नहीं होती। राष्ट्रीय आय में से अनेक कटौतियां काटी जाती है तथा कुछ मदें जोड़ी जाती है। इसके बाद प्राप्त राशि व्यक्तिगत आय कहलाती है। व्यक्तिगत आय की गणना किस प्रकार से की जाती है उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उसमें राष्ट्रीय आय में से क्या क्या चीज घटाई जाएगी और क्या क्या चीज जोड़ी जाएगी जिससे आपको पता लगेगा। तो राष्ट्रीय आय में से जो घटाई जाने वाली मदें हैं वो है निगम आयकर, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स होता है व्यापारिक निगमों के अपने लाभ का कुछ हिस्सा, व्यापारिक जो भी निगम होगा वो अपने लाभ का कुछ हिस्सा निगम करों के रूप में सरकार को चुकाती है। तो जो भी टैक्स है वो तो सरकार को चुका दिया, तो वो निजी आय में कैसे रह सकता है। तो निगम करों के रूप में सरकार को चुकाना पड़ता है। इस प्रकार आय का ये भाग अंशधारियों को व्यक्तिगत आय के रूप में प्राप्त नहीं होता है, अतः इसे राष्ट्रीय आय में से घटा दिया जाता है। दूसरा पॉइंट, निगमों का अवितरित लाभ। ऐसा लाभ है जो कि वितरित नहीं किया गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट। निगम अपनी आय का एक भाग अंशधारियों में ना बांटकर इसे पुनः व्यवसाय में विनियोजित कर देता है। जो भी जैसे किसी कोई कंपनी में अंशधार शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जो भी लाभ होता है वो उसमें ना बांटकर वापस उद्यम का उद्योग क्या करता है, उद्यमी वापस उस पैसे को अपने व्यवसाय में लगा देता है। अतः व्यक्तिगत आय निकालने हेतु इस भाग को राष्ट्रीय आय में से कम कर दिया जाता है क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उसे प्राप्त नहीं हुआ है, वो वापस पुनः व्यवसाय में लगा दिया गया है। तीसरा, सामाजिक सुरक्षा कटौतियां, डिडक्शंस फॉर सोशल सिक्योरिटी। सामाजिक सुरक्षा हेतु जो कटौतियां प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड आदि के रूप में की जाती है और नियोक्ता द्वारा की जाती है, इन्हें भी राष्ट्रीय आय में से व्यक्तिगत आय निकालने, नियोक्ता द्वारा भी की जाती है और व्यक्तिगत द्वारा भी स्वयं भी करता है। सामाजिक सुरक्षा में अपने पेंशन फंड कटवाता है, कटौतियां करवाता है, प्रोविडेंट फंड जमा कराता है। व्यक्तिगत आय निकालने हेतु घटा दिया जाता है क्योंकि व्यक्तियों की आय इन कटौतियों से कम हो जाती है। अब व्यक्तिगत आय में कुछ चीज ऐसी होती है जो उसको मिलती भी हैं, ये तो घट गई। अब जोड़ने जाने वाली मदें कौन कौन सी है? जोड़ने वाली मदें व्यक्तिगत आय की गणना हेतु राष्ट्रीय आय में से कटौतियों के घटने के बाद व्यक्तियों को जो हस्तांतरण भुगतान प्राप्त होता है उन्हें जोड़ दिया जाता है। हस्तांतरण भुगतान वे भुगतान होता है जिनके बदले कोई आर्थिक क्रिया नहीं होती या कोई आर्थिक क्रिया क्या कोई उत्पादन नहीं होता,
हस्तांतरण भुगतान केवल एक हाथ से दूसरे हाथ में भुगतान का हस्तांतरण मात्र होता है, उन्हें जोड़ दिया जाता है, जैसे कि पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति आदि इत्यादि इसके उदाहरण हैं जो कि हस्तांतरण भुगतान के अंतर्गत आते हैं। तो व्यक्तिगत आय में राष्ट्रीय आय में से निगम कर को घटा देंगे, क्योंकि ये टैक्स है जो सरकार को चुकाना पड़ता है। अवितरित व्यावसायिक लाभ, जो लाभ तो व्यावसायिक लाभ तो है परंतु पुनः व्यवसाय में लगा दिया गया है, वो निजी क्षेत्र को व्यक्तिगत आय को प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उसको भी घटा देंगे। और सामाजिक सुरक्षा अंशदान को भी घटा दिया जाता है और हस्तांतरण भुगतान को जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति को मिल रहा है, व्यक्तिगत आय है, तो ये पर्सनल इनकम हो जाती है। नेशनल इनकम में से माइनस करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट माइनस सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस प्लस ट्रांसफर पेमेंट, तो हमारे पास पर्सनल इनकम आ जाती है। ये फॉर्मूले हमें याद रखने होंगे। नेशनल इनकम में से क्या क्या चीज घटाते हैं और क्या क्या चीज जोड़ते हैं, जिससे कि हमें पर्सनल इनकम या व्यक्तिगत आय प्राप्त होती है। नेक्स्ट कंसेप्ट है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब व्यक्ति को आय तो प्राप्त हो गई, पर इस व्यक्ति के आय में से भी खर्च करने योग्य कितनी आय होती है उसे हम देखेंगे। व्यक्तियों द्वारा अथवा परिवारों को प्राप्त होने वाली व्यक्तिगत आय व्यय करने योग्य रूप में उपलब्ध नहीं होती, मतलब वो उसे व्यय नहीं कर सकता। पैसा तो उसे मिल गया है व्यक्ति को, परंतु उसे व्यय नहीं कर पा रहा। ऐसी क्या क्या चीज हो सकती है? इसका कारण यह है कि व्यक्तिगत आय का एक भाग व्यक्तियों अथवा परिवारों द्वारा व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करों जैसे आयकर, भवन कर आदि के रूप में सरकार को चुकाना पड़ता है। यानी जो उसको व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम हो गई, उसमें से कुछ भाग वो टैक्स के रूप में चुकाएगा। इसके अतिरिक्त कभी कभी प्रशासन द्वारा निर्धारित कानूनों एवं नियमों का उल्लंघन करने पर परिवारों को दंड एवं जुर्माना भी देना पड़ता है। तो टैक्स के साथ साथ दंड और जुर्माना भी जुड़ गया है, जिसे सरकार की विविध प्राप्तियों के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार व्यक्तिगत प्रोज्य आय याद करने के लिए व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष कर तथा सरकार की विविध प्राप्तियों को घटाना होगा। सूत्र के रूप में देखिए, व्यक्तिगत प्रोज्य आय में से व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर माइनस सरकार की विविध प्राप्तियां। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स माइनस मिसलेनियस रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय भी महत्वपूर्ण है, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और विश्वविद्यालय की परीक्षा में भी 2 नंबर में सवाल आता है। प्रति व्यक्ति आय उस आय को कहा जाता है जब किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय अनएनपेड फैक्टर कॉस्ट को जब उस देश की जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। यह हमें उस देश के निवासियों को प्राप्त होने वाली औसत आय की मौद्रिक जानकारी देता है, अर्थात ये बताता है कि उस देश में उत्पन्न होने वाली धनराशि को यदि बांटा जाए तो सबके भाग में कितनी आएगी, और इसके उपयोग से किसी देश के भीतर भी विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों, नगरों या राज्यों इत्यादि के जीवन स्तर का अनुमान लगाने के लिए भी किया जाता है। देशी विदेश की आर्थिक स्थिति का पता लगाना है, जैसे कि अमेरिका, जितने भी विकसित राष्ट्र हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होती है और विकासशील राष्ट्र उनकी प्रति व्यक्ति आय कम होती है। तो उस प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से हमें ये पता लगता है कि उस राष्ट्र की स्थिति कैसी है। हाँ, मौद्रिक जानकारी दे रहा है। तो इसका सूत्र है प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, यानी कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग दे दोगे तो आपके पास प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी। ये कुछ बिंदु थे जिनको हमने फर्स्ट पार्ट में कवर नहीं किया था, तो ये सेकंड पार्ट में हमने कवर कर लिया है। तो ये आपका नेशनल इनकम की विभिन्न अवधारणाएं और उनके अंतर संबंध से संबंधित व्याख्या पूरी होती है। धन्यवाद।